I mean, my mind is a storm. Attention all operators on countdown. Close to shoot down range. Never. Why not? I don't ever give up. Elon Musk accusing the fellow billionaire with Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. इलॉन मस्क, ये नाम तो आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। ये है दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट अर्थ। इनकी नेटवर्थ आज करीब 440 बिलियन डॉलर की है, जो कि इंडियन रुपीस में 30 ट्रिलियन रुपीस होते हैं। इनकी वैल्यू आज इतनी है कि इनके सिर्फ एक ट्वीट से पूरा क्रिप्टो मार्केट और कई सारे मार्केट्स हिल जाते हैं। इसमें से सबसे मेन बात यह है कि इलॉन एक सेल्फ मेड बिलियनियर है। मतलब इलॉन दूसरों की तरह पहले से अमीर नहीं थे, इन्होंने अपना सब कुछ जीरो से स्टार्ट किया था। इस सब के अलावा इलॉन ने टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसे ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशंस किए हैं जो शायद ही कोई और कर सकता था, और यही चीज इलॉन को दूसरों से सबसे अलग बनाती है। तो ये है कहानी इलॉन मस्क की कि आखिर कैसे इलॉन ने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर बना दिया। ऐसी क्या चीज इलॉन ने की जिससे ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए। दिस इज द रियल स्टोरी ऑफ इलॉन मस्क। You're a super villain. That's what a super villain does. Yeah. He's addicted to drama. He's addicted to risk. He almost has a compulsion to stir things up. इलॉन का जन्म 1971 में साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। इलॉन का बचपन काफी चैलेंजिंग रहा है। स्कूल में वो एक इंट्रोवर्ट टाइप के थे। उनके स्कूल लाइफ में उनको कई सारी प्रॉब्लम्स थी। वो स्कूल में सबसे छोटे थे, इसलिए उनके ज्यादा दोस्त भी नहीं हुआ करते थे। पर जो सब्जेक्ट्स उनको अच्छे लगते थे, जिनमें उनका इंटरेस्ट था, उनमें वो काफी अच्छे थे। इलॉन अपने खाली टाइम में कई सारी बुक्स पढ़ा करते थे। वो आज भी उनके बचपन के बारे में काफी बुरा सोचते हैं। पर एक चीज जो इलॉन के पास बचपन से थी कि उनको कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी में काफी लगाव था। कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग में उनको बचपन से इंटरेस्ट था। 10 साल की उम्र में इलॉन ने पहली बार मॉल में कंप्यूटर देखा, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा फैसिनेट हो गए। कुछ टाइम के बाद उन्हें वैसा कंप्यूटर मिल गया। इस कंप्यूटर के साथ एक कोडिंग कोर्स फ्री में मिलता था, जिसे इलॉन ने सिर्फ एक रात में कंप्लीट किया, और इससे इलॉन ने C++ जैसी कोडिंग लैंग्वेज सीखी। और 12 साल की उम्र में इलॉन ने इस कंप्यूटर पर कोडिंग करके एक गेम बना दिया, जिसका नाम रखा ब्लास्टर। ये एक सिंगल प्लेयर स्पेस शूटर गेम था, जिसमें आगे की तरफ एलियंस की स्पेसशिप होती थी। और आगे इन्होंने ब्लास्टर को एक कंपनी को $500 मिलियन में बेच दिया। टेक्निकली ये उनका पहला बिजनेस मूव था। इलॉन की घर की सिचुएशन काफी बुरी थी। 8 साल की उम्र में इलॉन के पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है। तब से वो उनके फादर के साथ रहते थे, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। इलॉन के पास एक और चीज बचपन से थी कि उनका फर्स्ट इंटरेस्ट स्पेस में था। अर्ली एज से इलॉन ये जानना चाहते थे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। वो ये सोचते थे कि ह्यूमंस साथ मिलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हमारे इमेजिनेशन से भी परे है। ह्यूमंस इस यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पता है कि ये अलग साउंड कर रहा होगा, लेकिन यही चीज इलॉन को बचपन से मोटिवेट करती थी। हाई स्कूल तक आते आते इलॉन की सोच दूसरों से अलग हो चुकी थी। उनको ये पता था कि उन्हें इन सबसे कुछ अलग करने के लिए अमेरिका मूव होना पड़ेगा। इसलिए एट द एज ऑफ 17 इलॉन कनाडा चले गए, जहां वो उनके भाई के साथ छोटे मोटे काम करने लगे। इसी दौरान इलॉन कनाडा से यूएसए चले गए, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एडमिशन लिया और फाइनली उनकी अमेरिका में एंट्री हो गई। 24 साल की उम्र में इलॉन वहां से कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी डिग्री परस्यू करने के लिए। पर इलॉन को यह पता था कि उन्हें कुछ अलग करने के लिए कुछ अलग ही रास्ता चुनना होगा। इसलिए 1995 में इलॉन और उनके भाई किम्बल कॉलेज खत्म करने के बाद अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते थे। और यहाँ इलॉन ने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी पहली कंपनी स्टार्ट की, जिसका नाम था Zip2। ये कंपनी बेसिकली आज के गूगल मैप्स की तरह थी, जो लोगों को ऑनलाइन मैप्स और डायरेक्शन प्रोवाइड करती थी। इलॉन का यह आइडिया काफी अच्छा था, क्योंकि लोगों को इससे पहले अगर कोई जगह ढूंढनी हो तो उनको ऑनलाइन कोई रास्ता नहीं था। इसलिए ये कंपनी काफी सक्सेसफुल रही। आगे कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया, और इलॉन को उनके शेयर्स के बदले में पूरे $22 मिलियन मिल गए। और इस तरह केवल 27 साल की उम्र में इलॉन एक मल्टी मिलियनियर बन गए। इन पैसों में से कुछ हिस्सों से इलॉन ने अपनी जरूरत की सारी चीजों को पूरा किया। इलॉन चाहते तो इन पैसों से रिटायर हो सकते थे,
लेकिन Zip2 की सक्सेस इलॉन के आने वाली फ्यूचर की 1% भी नहीं थी। इलॉन ने इन पैसों को एक और कंपनी स्टार्ट करने में लगा दिए, जो कि थी X.com। नो, ये नहीं पहले की X.com, जिसे आज हम पेपाल के नाम से जानते हैं। ये आइडिया इलॉन को बैंक में इंटर्नशिप करते समय आया था। उनको ये रियलाइज हुआ था कि उस टाइम बैंक में सारी चीजें काफी स्लो है और पेपाल एक ऐसी वेबसाइट थी जहाँ पे हम मनी को ऑनलाइन काफी फास्ट ट्रांसफर कर सकते थे और इसीलिए ये उस टाइम काफी सक्सेसफुल रही। आगे चलकर ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन में एक्वायर कर लिया और इस डील से इलॉन के अकाउंट में पूरे $180 मिलियन आ गए और अब इलॉन इज ऑफिशियली सुपर रिच। It's the perfect car for Silicon Valley, it really is. There it is, gentlemen, the fastest car in the world. अब सवाल आता है कि इलॉन ने आखिर इन सारे पैसों का किया क्या? तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं नेक्स्ट लेवल के क्रेजीएस्ट आइडियाज ऑफ इलॉन मस्क। बचपन से उन्हें स्पेस में काफी इंटरेस्ट था। बचपन में वो रात के आसमान में तारों को देखकर आउटर स्पेस के बारे में सोचते थे। इलॉन बचपन में अपने घर में कई सारे एक्सपेरिमेंट किया करते थे। वो ह्यूमंस को एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनाना चाहते थे। मतलब उनको लगता था कि इस यूनिवर्स में लाखों करोड़ों प्लैनेट्स हैं और इंसान इस अर्थ के अलावा इन प्लैनेट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक दिन इलॉन को एक क्वेश्चन आया कि हमने आखिर आज तक मार्स को एक्सप्लोर क्यों नहीं किया। उन्होंने नासा की वेबसाइट चेक की और उनको ये पता चला कि उनके पास ऐसा कोई प्लान ही नहीं है। तब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो मार्स को एक्सप्लोर करेंगे। वो मार्स पे प्रेशराइज इन्वायरमेंट बना के वहाँ लाइफ हो सकती है ऐसा प्रूव करना चाहते थे। और इसी सोच के साथ इलॉन ने स्टार्ट की अपनी एक प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस एक्स। उनका ये प्लान था कि वो रशिया से मिसाइल्स खरीद के उसे लॉन्च व्हीकल की तरह यूज करेंगे और स्टार्टिंग में स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। इसलिए इलॉन ने अपनी टीम के साथ रशिया की ट्रिप प्लान की, लेकिन वहाँ रशिया ने उनको सीरियसली नहीं लिया। इलॉन यहाँ आए थे $20 मिलियन में 3 मिसाइल खरीदने, लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही रॉकेट की प्राइस उन्होंने $20 मिलियन बताई। इसलिए इलॉन वहाँ से अमेरिका वापस आ गए और आते आते अपनी टीम से कहा कि अब हम खुद मिसाइल बनाएंगे। इलॉन ने रॉकेट के पार्ट्स और मटेरियल से एस्टिमेट लगाया और उनको ये पता चला कि जो प्राइस रॉकेट के सप्लायर्स बताते हैं उसके आधे पैसे में ही हम रॉकेट्स को बना सकते हैं। इसके बाद इलॉन ने एक फैक्ट्री खरीदी और वहाँ बोइंग और नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशन से रॉकेट्स इंजीनियर्स को हायर किया। इलॉन को ये पता था कि मार्स जैसे बड़े मिशंस ये ऑर्गेनाइजेशंस इसलिए नहीं करती क्योंकि उनके पास वैसे अफोर्डेबल रॉकेट्स ही नहीं है जो मार्स तक जा सके। इसलिए उनका गोल था कि सबसे तेज और सबसे सस्ते रॉकेट्स बनाना। और इसी के साथ इलॉन ने डिक्लेयर किया कि उनके फर्स्ट रॉकेट का नाम होगा फैल्कन 1, जिसे वो 1 साल में लॉन्च कर देंगे। लेकिन फिर भी पूरी कोशिश के बाद उसे बनाने में पूरे 4 साल लग गए। फाइनली 2006 में रॉकेट बनकर रेडी हो गया और अब सिल्वर कलर का फैल्कन 1 सरफेस से लॉन्च हो गया। Booster ignition and the final liftoff of Discovery, America's space shuttle team. तभी एक डिजास्टर हुआ। छोटे से फ्यूल लीक की वजह से इंजन में आग लग गई और रॉकेट आसमान में ही क्रैश हो गया। इलॉन और उनकी टीम बहुत डिसअपॉइंट हो गई, लेकिन बिना ज्यादा समय गमाए उन्होंने सेकंड लॉन्च की तैयारी शुरू कर दी और 1 साल बाद सेकंड लॉन्च होता है। और रॉकेट्स के पहले स्टेज का सेपरेशन अच्छे से हुआ, लेकिन सेकंड स्टेज में इंजन बंद हो गया और रॉकेट क्रैश हो गया। इलॉन दुखी थे, लेकिन उनको पता था कि हम सक्सेस के काफी क्लोज हैं, इसलिए उन्होंने तीसरे लॉन्च की तैयारी शुरू कर दी। अगस्त 2008 में फैल्कन का तीसरा अटेम्प्ट हुआ, लेकिन इस बार भी एक एरर के कारण रॉकेट आसमान में ही एक्सप्लोड हो गया। इस रॉकेट के फेलियर के साथ इलॉन के $100 मिलियन भी जल चुके थे। इलॉन के पास सिर्फ एक और लॉन्च के पैसे बचे थे। अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं होगा तो स्पेसएक्स के साथ उनकी एक और बड़ी कंपनी खत्म हो जाती। जब इलॉन स्पेसएक्स को स्टार्ट कर रहे थे तब उनको कार्स में भी काफी इंटरेस्ट था। वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एनालाइज कर रहे थे। इलॉन को ये पता था कि अभी की कार्स फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड है, जो कि लगातार खत्म हो रहे हैं, और इसीलिए जो क्लीन एनर्जी से चलने वाली इलेक्ट्रिक कार्स है वही फ्यूचर है। तब कुछ कंपनीज ने इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च की थी जिसमें नॉर्मल कार के मुकाबले कई सारी कमियां थी, इसलिए वो बुरी तरह से फेल हो गई। तब से कंपनीज का इलेक्ट्रिक कार से ध्यान हट चुका था। इलॉन को ये पता था कि अगर इलेक्ट्रिक कार को सक्सेसफुल बनाना है तो उसे प्राइस, रेंज और स्पीड में गैसोलीन कार से बेटर होना पड़ेगा। और इलॉन को इसी विजन पर काम करने वाला स्टार्टअप मिल गया जिसका नाम था टेस्ला मोटर्स।
टेस्ला को 2 इंजीनियर्स ने स्टार्ट किया था जो कि एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट कार बना रहे थे। पहले की इलेक्ट्रिक कार्स में लीड एसिड बैटरी यूज किया करते थे, लेकिन टेस्ला ने रिसर्च में ये पाया कि कार को जल्दी चार्ज करना है और अगर उसकी रेंज बढ़ानी है तो उसमें वही बैटरीज यूज करनी होगी जो कि मोबाइल्स और लैपटॉप में यूज होती है, यानी लिथियम आयन बैटरी। साथ ही उनका प्लान था कि कार को 0 से 100 की स्पीड पर सिर्फ 4 सेकंड में ले जाना। और इसी विजन को देखते हुए 2004 में इलॉन ने टेस्ला में $6.5 मिलियन इन्वेस्ट किए और कंपनी के लीड इन्वेस्टर बन गए। इससे पहले मार्केट में टोयोटा जैसी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज थी जिसके आगे स्टार्टिंग में टेस्ला कुछ भी नहीं थी। टेस्ला का विजन जितना अच्छा था उसको बनाना उतना ही डिफिकल्ट था, क्योंकि लिथियम बैटरी टेक्नोलॉजी काफी नई थी और उसे एक कार के लिए मॉडिफाई करना काफी डिफिकल्ट था। स्पेसएक्स के अलावा इलॉन के पास जितने भी पैसे थे वो उसे टेस्ला में इन्वेस्ट कर चुके थे और इन्वेस्टर्स ने भी टेस्ला में काफी पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे, लेकिन टेस्ला को कार्स बनाने के लिए और पैसे चाहिए थे। और तभी 2008 में आता है ग्लोबल क्राइसिस, जब सारी कंपनीज लॉस में जा रही थी और टेस्ला से रिटर्न ना मिलने के कारण टेस्ला बैंकरप्सी की कगार पे थी। और एक तरफ स्पेसएक्स के 3 लगातार लॉन्च फेलियर के बाद इलॉन सिर्फ एक और लॉन्च ही कर सकते थे या फिर टेस्ला को बचा सकते थे। ऐसे में कोई भी दोनों में से एक कंपनी को सेव करता, लेकिन इलॉन ने अपनी मैक्लेरन कार और कुछ एसिड बेच के टेस्ला में पैसे इन्वेस्ट किए ताकि वो कुछ दिन और सर्वाइव कर सके। और साथ ही स्पेसएक्स में खुद इन्वॉल्व होके फैल्कन 1 के चौथे लॉन्च को सक्सेसफुल बनाने पर काम किया। फाइनली दिसंबर 1 में फैल्कन 1 के चौथे लॉन्च का दिन आ गया। अभी स्पेसएक्स का और इलॉन का सारा फ्यूचर सिर्फ एक लॉन्च पे टिका हुआ था। रॉकेट अर्थ के सरफेस से लॉन्च हो गया। We have liftoff. फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और तीसरी स्टेज सक्सेसफुल रही। कुछ समय बाद कंट्रोल रूम में कंफर्मेशन आया कि फैल्कन 1 ऑर्बिट में पहुंच चुका है। We have liftoff. This time around, everything worked. SpaceX became the first to privately develop and successfully launch a liquid-fueled rocket. स्पेसएक्स ऐसा करने वाली दुनिया की सबसे पहली प्राइवेट कंपनी बन चुकी थी। इस सक्सेस के बाद इलॉन का असली टाइम शुरू होता है, लेकिन टेस्ला अभी भी स्ट्रगल कर रही थी। इसलिए इलॉन ने पर्सनली इन्वेस्टर्स को कांटेक्ट किया और इस सक्सेस के बाद इलॉन को क्रिसमस के दिन $40 मिलियन की फंडिंग मिल गई। इस फंडिंग से टेस्ला ने कार्स को प्रोडक्शन और डिलीवर करना शुरू कर दिया। ये कार लॉन्च होते ही काफी सक्सेसफुल रही। टेस्ला ने ये प्रूव कर दिया कि एक इलेक्ट्रिक कार फास्ट, लॉन्ग रेंज और क्लासी हो सकती है। बट यहाँ एक बात थी कि रोडस्टर एक 2 सीटर कार थी जो काफी एक्सपेंसिव थी। इलॉन को ये पता था कि टेस्ला को एक सक्सेसफुल और बड़ी कंपनी बनाना है तो उन्हें मास मार्केट के लिए सभी टाइप्स की कार बनानी होगी। और इसीलिए 2012 में टेस्ला ने लॉन्च की मॉडल एस, जो एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक सीडान थी जो 0 से 100 की स्पीड सिर्फ 4.2 सेकंड में अचीव कर सकती थी। सिंगल चार्ज में इसकी रेंज करीब 500 किलोमीटर की थी। मॉडल एस की खास बात यह थी कि ये पहले के कार से काफी फ्यूचरिस्टिक थी, जिसमें कई सारे फीचर्स थे। इसमें उस समय मैसिव टच स्क्रीन थी जिसमें यूजर कार के हर एक फंक्शन को वर्चुअली कंट्रोल कर सकते थे। इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू कार में इम्प्रूवमेंट और नए फीचर्स ऐड किए जा सकते थे। आगे मोटर ट्रेंड ने इसे कार ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया और इसीलिए लॉन्च होती ही ये काफी सक्सेसफुल रही। आगे चलकर टेस्ला ने मॉडल 3, मॉडल एक्स और मॉडल वाई लॉन्च की। ये कार लॉन्च होती ही इतनी सक्सेसफुल रही कि टेस्ला का स्टॉक प्राइस स्काई रॉकेट की तरह बढ़ता चला गया। टेस्ला की वैल्यू एवरी अदर कार कंपनी से काफी फास्ट बढ़ती गई। टेस्ला की सेल्स इतनी बढ़ गई कि 2021 में टेस्ला ने $1 ट्रिलियन के मार्केट कैप को हिट कर लिया और टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनीज में से एक बन गई। दूसरी तरफ इलॉन ने काफी क्रेजी इन्वेंशंस किए। स्पेसएक्स के लिए बिग डील ये रही कि इलॉन ने स्पेसएक्स में रीयूजेबल रॉकेट्स बनाए। मतलब पहले के रॉकेट स्पेस में जाकर अपना काम करके डिस्ट्रॉय हो जाते थे, लेकिन इलॉन ने ऐसे रॉकेट्स बनाए जो स्पेस में जाकर फिर से अर्थ की सरफेस पर लैंड हो जाती थी और इन रॉकेट्स को फिर से यूज किया जा सकता था, जिससे दूसरे कंपनीज की तरह हर एक रॉकेट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी और इससे स्पेस ट्रैवल का खर्च काफी कम हो गया। और इसी के चलते आगे चलकर नासा ने अपने सैटेलाइट लॉन्चेस और अपने कई सारे मिशंस के कॉन्ट्रैक्ट स्पेसएक्स को दिए।
2015 में इलॉन ने स्पेसएक्स के जरिए स्टारलिंक नाम के कई सारे सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किए हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। इनकी खास बात यह है कि धरती पर कई ऐसी जगह है जहां पर टावर्स नहीं है और वहां पे भी ये स्टारलिंक सैटेलाइट हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। और आगे चलकर स्पेसएक्स ने अपनी पहली स्पेस टूरिज्म फ्लाइट लॉन्च कर दी, जिससे दुनिया के लिए स्पेस में ट्रैवल करना काफी आसान बन गया। और आगे दूसरी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने भी अपने कई सारे मिशन स्पेसएक्स को दिए। अगले एक साल में स्पेसएक्स ने 100 से भी ज्यादा रॉकेट लॉन्चेस किए और इस तरह स्पेसएक्स एक फेलियर से वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल प्राइवेट स्पेस कंपनी बन गई। और आज के दिन ये एक ऐसा स्टारशिप बना रहे हैं जो ह्यूमंस को मार्स तक लेके जाएगी। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाने के लिए इलॉन ने द बोइंग कंपनी और हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट इजाद किया है। इसे हम कैसे भूल सकते हैं। इस कंपनी ने बढ़ते हुए ट्रैफिक को देख के जमीन के अंदर टनल्स बनाए हैं ताकि वहाँ हाई स्पीड से ट्रैवल किया जा सके। 2015 में इलॉन लॉन्च न्यूरालिंक, जो ह्यूमंस के ब्रेन में कंप्यूटर चिप्स को इम्प्लांट करती है ताकि ब्रेन और कंप्यूटर डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सके और इसे कुछ इनिशियल सक्सेस भी मिल चुके हैं। इवन न्यूरालिंक के अलावा इलॉन एक और यूनिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इलॉन ने ऑप्टिमस नाम के ह्यूमनाइड्स रोबोट्स बनाने में पैसे इन्वेस्ट किए हैं। ऑल्सो इलॉन ओपनएआई कंपनी के को फाउंडर भी रह चुके हैं, जिसे आज हम ChatGPT के नाम से जानते हैं। पर कुछ डिसएग्रीमेंट की वजह से वो इस कंपनी से लेफ्ट हो गए और खुद की AI कंपनी स्टार्ट की, जिसका नाम है xAI। और अभी इलॉन ने एक और बड़ी चीज की है, इलॉन ने ट्विटर को बाय किया है। Tonight, the richest man in the world is hunting for more. Put in an offer of almost $44 billion to buy Twitter. All of Twitter. Is this all a troll or is this very real? जो इन सारे ऐप्स की तरह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अकाउंट्स बना सकते हैं। बस इन सारे ऐप्स की तरह यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं होता। जो भी चीज़ें यहाँ पे है वो सारी चीज़ें वैल्यूएबल रहती है। अब एक सोशल मीडिया ऐप को बाय करना कोई नॉर्मल थिंग नहीं है। इलॉन ने ट्विटर को करीब $40 मिलियन में बाय किया था, जिसकी इंडियन रुपीस में करीब इतनी वैल्यू होती है। और इन्हीं सारी कंपनीज के चलते इलॉन आज दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। इनकी नेटवर्थ आज करीब $400 बिलियन की है। ये इतनी वैल्यू है कि दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन से भी ये वैल्यू ऑलमोस्ट डबल है। इस वैल्यू को हम एक चीज से समझ सकते हैं। देखो, एक लग्जरी कार कंपनी रोल्स रॉयल, जिसे आप जानते ही होंगे, इसकी सबसे फेमस कार मॉडल फैंटम है, जिसकी प्राइस करीब 10 करोड़ के आसपास है। और इलॉन की नेटवर्थ इतनी है कि RR फैंटम जैसी लाखों कार्स इलॉन एक झटके में खरीद सकते हैं। और अब इन सारी चीजों से इलॉन का फाइनल गोल है मार्स को कॉलोनाइज करना। वो ह्यूमन सिविलाइजेशंस को मार्स पर ले जाना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में ह्यूमन सिर्फ इस धरती पर डिपेंड ना रहे। आज इलॉन अपने एक ट्वीट से दुनिया के नैरेटिव चेंज कर देते हैं, पर एक समय में वो स्कूल में सबसे अलग रहा करते थे। वो ज्यादातर अपना समय स्कूल के एक्सपेरिमेंट साइंस लैब में बिताते थे। स्पेसएक्स के जरिए इलॉन स्पेस में आज नेक्स्ट लेवल की चीजें कर रहे हैं, पर एक टाइम पे वो खुद के ही घर में अकेले हुआ करते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब स्कूल लाइफ में वो दूसरों को कई सारी चीजों में अपना टाइम वेस्ट करते हुए देखते थे, तब वो लगातार अपने फ्यूचर के बारे में सोचते थे। वो आज उनके पास्ट के बारे में काफी बात करते हैं। वो कहते हैं कि उनका बचपन काफी स्ट्रगल में रहा है, साथ ही उनके बचपन को वो अपने लाइफ का सबसे वैल्यूएबल टाइम मानते हैं, जिसे कि फिर से वापस नहीं लाया जा सकता। इस सब के अलावा एक चीज जो इलॉन को सबसे अलग बनाती है कि इलॉन की सोच दूसरों से सबसे अलग और काफी बड़ी है। इलॉन कहते हैं कि कुछ ऐसा सोचो जो खुद को भी नामुमकिन सा लगे। और इसी के चलते स्टीव जॉब्स कहते हैं, द पीपल हु क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर वंस हु डू। तो इस सब से हमें ये पता चलता है कि एक इंसान चाहे तो अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ कर सकता है। बाकी इलॉन काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं, जिनके कई सारे डार्क सीक्रेट्स रहे हैं, जिसके बारे में हम किसी और टाइम में बात करेंगे। तो बस हम मिलते हैं फ्यूचर में आज से किसी एक और अच्छे टाइम में। Yeah, just call me back. It's Peter Parker.